बारिश में घास का जादुई घर। सुंदर नगर अपने नाम जैसा ही सुंदर था। हर तरफ हरियाली थी और लोग मिलनसार थे। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के गांव के लोग सुंदर नगर के लोगों की एकता से जलते थे। वो सब किसी न किसी तरह चाहते थे कि सुंदर नगर के लोगों की एकता खत्म हो जाए। पता नहीं ऐसा क्या है कि वहां के लोग इतना मिलजुल कर रहते हैं। हाँ मुखिया जी, ये लड़ाई झगड़े हमारे गांव में ही होते हैं। हम लोग एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते हैं और वहां पर हर परेशानी का हल बात करके ही निकल जाता है। हर प्रतियोगिता में वही जीत जाते हैं। उनको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, टूटते नहीं है। हर बार बाजी मार ले जाते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं पर जीत ही नहीं पाता। हाँ, ये बात तो सही है, हर बाजी जीत जाते हैं। ये शिकायत तो सारे गांव वालों को है कि वही गांव के लोग जीतते हैं। हर गांव की ये परेशानी होती है कि हर समय सुंदर नगर के लोग जीत जाते थे। इन चीजों को लेकर आसपास के गांव वाले उनसे चिढ़ते भी थे और सब एक हो जाते थे। तो फिर अब एक बार क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें हम सब मिलकर सुंदर नगर के लोगों को हरा दे। मैं बताता हूँ, एक प्रतियोगिता रखते हैं घास का घर बनाने की, जो बारिश में भी खराब ना हो। पर ऐसा कैसे होगा? प्रतियोगिता में भाग लेना है तो फिर हमें भी बनाना पड़ेगा ना। हम ऐसा घर कैसे बनाएंगे? कोई भी कैसे बनाएगा? हाँ, इसकी तरकीब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। वो सबके कान में कुछ फुसफुसाता है। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उधर सुंदर नगर के वासियों को कुछ पता ही नहीं होता कि बाकी सारे गांव के लोग उनसे कितना जलते हैं। सुंदर नगर में सब साफ दिल के थे, तो वो सब लोग सबको अपने जैसा ही समझते थे। भाई, आजकल बारिश इतनी हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए जिससे ये पानी बर्बाद ना हो। हाँ मुखिया जी, हम भी सोच रहे हैं कि क्या करें और कैसे करें। ऐसा करो कि बाकी गांव के मुखिया को भी बुलावा दो, सब मिलकर हल निकालते हैं। सुंदर नगर के लोगों को भनक भी नहीं होती कि सारे गांव एक हो चुके हैं और वो सभी इनको अलग करने की साजिश कर चुके हैं। अरे आपको जो ठीक लगे कर लीजिए पवन सिंह जी। हमारे गांव में तो बहुत पानी है, हमें इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है। बाकी सब गांव के मुखिया भी सरजू की हाँ में हाँ मिलाते हैं। पवन सिंह को समझ नहीं आता कि सब ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले तो कभी किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, पर वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। बस सुंदर नगर के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ बना लेते हैं। अब जब भी बहुत बारिश होती थी, सुंदर नगर का तो सारा पानी एक टैंक में इकट्ठा हो जाता था, पर बाकी सारे गांव का पानी बर्बाद हो जाता था। एक दिन पवन सिंह टैंक में इकट्ठा हुए पानी को देख रहा था और खुद से बातें कर रहा था। कम से कम 1000 लीटर पानी होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जल, जिसे हम देव मानते हैं, उसे बचाया। तभी टैंक में से आवाज आती है। हाँ पवन सिंह, मुझे भी तुम पर गर्व है कि तुमने मेरी रक्षा की और बर्बाद नहीं होने दिया। हैं? ये कौन बोल रहा है? क्या आप जादुई जल है? हाँ, मैं जल ही हूं। मैं तुमसे खुश हूं कि तुमने मेरा मान रखा, मुझे बर्बाद नहीं होने दिया। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, कुछ मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम एक संतुष्ट इंसान हो, पर फिर भी कोई इच्छा हो तो। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जो कुछ समझ आ रहा है वो दे दीजिए। जल को सब पता होता है कि कैसे सारे गांव वाले सुंदर नगर वालों के खिलाफ एक साजिश बना चुके हैं। वो पवन सिंह को उसी हिसाब से एक वरदान देता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, सुनो। अगर तुम कभी घास का घर भी बनाओगे ना, वह कभी गीला नहीं होगा और ना ही बिखरेगा। पवन सिंह सोच में पड़ जाता है कि ये कैसा वरदान है और वो घास का घर क्यों बनाएगा, उसके घर तो पक्के हैं। बस इतनी बात होने के बाद टैंक से आवाज आनी बंद हो जाती है। पवन सिंह अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सच में उसके साथ ऐसा हुआ है या वो सपना देख रहा था। वो चुपचाप घर की ओर निकल जाता है और घर जाकर चुपचाप सो जाता है। शक्ति मोहन, लगता है तुम्हारी योजना काम में लाने का समय आ गया है। इस बार प्रतियोगिता होगी, और वो भी जो हम बताएंगे वैसे। हाँ मुखिया जी, ये सुंदर नगर वालों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। हम प्रतियोगिता रखेंगे घास का घर बनाने की, और वो भी उस दिन जिस दिन सबसे तेज बारिश हो रही होगी। सरजू आसपास के गांव को भी अपने प्लान में मिला लेता है।
सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते ही हैं, क्योंकि सब सुंदरनगर वालों से चिढ़ते ही थे। ये संदेशा सुंदरनगर भी भिजवा दिया जाता है। पवन सिंह मन ही मन, ये क्या बात हुई? इस बार मुझसे राय तक नहीं ली किसी ने किस चीज की प्रतियोगिता रखनी है। सब अपने आप ही कर लिया। और ये किस तरह की प्रतियोगिता है? ऐसा कहाँ होता है? पर अब बात इज्जत की है। प्रतियोगिता में भाग तो लेना ही पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। सुंदरनगर के लोगों को इस प्रतियोगिता के बारे में बता दिया जाता है और सब तैयार हो जाते हैं। उधर कीर्तिनगर में, हाँ तो मुखिया जी, याद है ना कि हम बाकी सब क्या करने वाले हैं और वो सुंदरनगर से क्या करवाने वाले हैं? हाँ, मैं समझ गया कि हम तो लोहे की घास बनाकर उस पर रंग करेंगे और ये सारे गांव वालों को बता दिया गया है। पर ये होगा कब और कैसे? प्रतियोगिता में एक ही हफ्ता रह गया है। आपने हमें इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? हम दोनों ने तो काम उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन हमने आपके कान में योजना फुसफुसाई थी। इतने में शक्ति कमरे से हरा रंग किए हुए लोहे के टुकड़े ले आता है जो बिल्कुल घास जैसे दिख रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो ही जाती है और सब तैयार हो जाते हैं। सारे ही गांव वाले अलग ही आत्मविश्वास में होते हैं क्योंकि सबकी घास लोहे की होती है। कोई भी जीते ना जीते, ये सुंदरनगर वाले आज हारेंगे, इस बात की खुशी है। हाँ, अब आएगा मजा। सालों की टीम आज खत्म होगी। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सब अपना अपना घर बनाना चालू करते हैं। सुंदरनगर के मुखिया पवन सिंह बहुत दबाव में होते हैं कि क्या होगा। सब लोग एक घास बोना चालू करते हैं और ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक भी घास गिरती नहीं है। अरे मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? हमारी घास इतनी मिट्टी और कीचड़ में भी गिर नहीं रही। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। तभी पवन सिंह को जल की बात याद आती है। लगता है जल की बात सच ही थी। वो जल और ये घास जादू ही है। अब वो जल्दी जल्दी घर बनाने लगते हैं। बारिश और भी तेज हो जाती है, मिट्टी भी धंसने लगती है, पर वो एक के बाद एक घास लगाते ही रहते हैं। उधर कीर्तिनगर के और बाकी सारे गांव के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उनके घर बन ही नहीं पा रहे थे। उन सबकी लोहे की घास टिक ही नहीं रही थी। सबके घर बनते जा रहे थे और गिरते जा रहे थे। सब बहुत परेशान थे। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे घर बन ही नहीं रहे। हमने तो लोहे की घास बनाई थी और उधर देखो, उनकी घास तो गिर ही नहीं रही। पता नहीं ये लोग क्या जादू टोना करते हैं। इनका हर काम अच्छा कैसे हो जाता है। अभी तुम जादू टोना पर ध्यान मत दे, घर बनाने पर ध्यान दे। इतनी देर में सरजू देखता है कि इतनी तेज बारिश में उनकी लोहे की घास पिघलने लगती है। उन्होंने जितना थोड़ा बहुत बनाया होता है सब ढह जाता है। बारिश तेज होती जाती है और सुंदरनगर के लोगों का घास का घर बनता ही जाता है। धीरे धीरे एक पूरा सुंदर सा घर खड़ा हो जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ऐसा भी हो सकता है। सब लोग यही सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सरजू को बहुत अफसोस हो रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है कि सब करके देख लिया पर सुंदरनगर वालों को हरा नहीं पाए। वक्त आ गया है कि मैं इस पवन सिंह का सामना कर ही लूं। थोड़ी देर में वो दोनों आमने सामने होते हैं। हाँ भाई पवन, कमाल कर दिया आज तो तुमने। इतनी बारिश में भी घास का घर खड़ा करके दिखा दिया। हाँ, बस भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, यह जादू टोना है। भाई, हमारी तो नीयत साफ है, इसीलिए जादू टोना नहीं करते हम। जो ऊपर वाला कर दे वही सही। सरजू को समझ आता है कि सच में सुंदरनगर और यहाँ के लोग कोई जादू टोना नहीं करते, बस प्यार से रहते हैं और सबका अच्छा सोचते हैं। काफी देर हो जाती है। झमाझम बारिश में भी पवन सिंह का घर खड़ा रहता है और कीर्तिनगर वालों का लोहे का घर भी नहीं टिकता, बल्कि उनकी घास पिघल जाती है। हर बार की तरह इस बार भी सुंदरनगर वाले ही जीत जाते हैं। शर्मा जी की पुरानी बहू। नितिन कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। हर समय उखड़ा उखड़ा रहता था और काम से तो जैसे ही जी उचट सा गया था। ऑफिस में, क्या हुआ नितिन, आजकल परेशान से रहते हो, क्या हुआ? बस क्या बताऊं यार, राशि तो हम दोनों को छोड़कर मायके बैठी है और मेरी बेटी नायरा उसको सारा दिन याद करके रोती रहती है। वो उसको बहुत याद करती है। उसे तो मैंने ये बोल रखा है कि ऑफिस के काम से बाहर गई है, पर अब काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो उसे याद आ रही है। समझ सकता हूँ मैं। क्या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? बात हो चुकी फाइनल? हाँ यार, वो बिल्कुल नहीं मान रही। वो तो नायरा को छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो साथ रहना ही नहीं चाहती। पर असल में मामला है क्या?
बात बस इतनी सी है कि मैंने उसे कहा कि नायरा के होते ही हम अलग और बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर यार तू जानता ही है, मेरा हाथ टाइट चल रहा है, वो समझ ही नहीं रही है। और बड़े घर में मेरे माँ बाप भी तो साथ रह सकते हैं, पर उसे अकेला रहना है। यार वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर भाभी काफ़ी गलत कर रही हैं। हाँ पता है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। वो दोनों कॉफी पीते ये बातें कर रहे होते हैं। कॉफी खत्म होते ही वो अपना काम करने लग जाते हैं। नितिन के घर पहुंचते ही नायरा उससे लिपट जाती है। पापा, मम्मी कब आएगी? आपने कहा था ऑफिस गई हैं, अब तो इतने दिन हो गए। बेटा तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। चाय पीते पीते, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू दूसरी लड़की देख ले। नायरा इतनी छोटी है, कैसे काम चलेगा? हाँ माँ, सोच मैं भी रहा था। बस एक बार राशि से साफ बात कर लूँ, फिर देखते हैं। वैसे जो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, वो पति के लिए क्या वापस आएगी। जल्द ही राशि और नितिन अलग होने का फैसला कर लेते हैं और नितिन दूसरी लड़की देखने लगता है। नितिन को अपने ऑफिस की ही एक फ्रेंड निशा अच्छी लगती थी। वो उससे कभी कभी अपनी परेशानियां शेयर कर लेता था। वो उसको सब बताता है और निशा उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। नितिन बेटा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा घर वापस बस रहा है। अब देखो, हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो तुम्हारी माँ और मैंने यह फैसला किया है कि वो फार्म हाउस वाला घर निशा के नाम कर देते हैं और वो छोटी सी जो जमीन है वो नायरा को दे देते हैं। ये बात अब रतन शर्मा जी की पुरानी बहू राशि के कानों में पड़ती है। क्या? फार्म हाउस, जमीन, ये सब है उनके पास? मेरे सामने तो ऐसे गरीबों की तरह रहते थे, अब ये कहां से आ गया? और क्या दूसरी शादी की प्लानिंग चल रही है? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लेगा? मुझसे डिवोर्स तो हुआ नहीं है। भाई, मेरे ऑफिस में बातें चल रही हैं। नितिन की सोसाइटी का दोस्त मेरे ऑफिस में काम करता है, वही बता रहा था अपने दोस्तों को बातों बातों में, वही सुना मैंने। अरे इनको तो मैं सही करूंगी। जब मैं थी तब तो ना ये फार्म हाउस की बात हुई, ना कोई जमीन की। अब ये सब कहां से आ गया? भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हरिद्वार में भी कोई जगह खरीद ली है, अब तेरे सास ससुर वहीं रहेंगे। ये सब सुनकर जैसे राशि को पछतावा और आश्चर्य दोनों हो रहा था कि वो घर छोड़कर क्यों आई। वो वापस जाने का और उनसे बात करने का फैसला करती है और एक दिन नितिन के ऑफिस पहुंच जाती है। तुम अब क्या लेने आई हो? क्या लेने आई हो मतलब? मैं गई ही कब थी? ये सब मेरा ही तो है। सब मतलब? क्यों? ये फार्म हाउस, जमीन, जब मैं थी तब तो कुछ था नहीं तुम्हारे पास। अब दूसरी शादी का प्लान भी बन गया और ये सब कहां से आ गया? अच्छा, तो सब पता करके आई हो? हाँ तो मेरा हक किसी और को दोगे तो पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। कौन सा हक तुम्हारा? घर को घर का भी समझा है तुमने? अब ऐसा है, रतन शर्मा जी की पुरानी बहू और नितिन शर्मा जी की पुरानी पत्नी, आपका अब कोई काम नहीं रहा, आप जा सकती हैं। राशि को उस समय समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत तो किया ही है। वो उस समय बस ये प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर आई थी। अब नया पैतरा अपनाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, अपने हुक्म के इक्के को तो भूल ही गई। वो नायरा कब काम आएगी? लालच में राशि बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो एक माँ है। प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का सोच रही थी। अब वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वो अपनी सास के पैरों में गिरकर नाटक करने लगती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अकल पर पत्थर पड़ गए थे। सरिता समझ तो जाती है कि ये नाटक ही कर रही है। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा राशि, तुमने घर बर्बाद नितिन का किया है। नायरा कितना रोई है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है ये इस तरह माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? राशि मन ही मन, अरे ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, लगता है ससुर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। वो ऐसे रोने का नाटक करती हुई रतन के पास जाती है। अरे बाबूजी, अपनी बेटी से इतना नाराज हो गए क्या आप? ये क्या बात हुई? अरे बस बस, रहने दो राशि बेटा, पहले सोचना चाहिए था ये सब। कितनी आसानी से तुम नायरा को भी छोड़ गई। हम सब तो पराए थे, वो तो तुम्हारी अपनी थी। इतनी देर में निशा और नायरा कहीं बाहर से आते हैं। नायरा बहुत ही खुश होती है, उसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। वो राशि को देखती भी नहीं है। थोड़ी देर में राशि ही उसके पास जाती है। नायरा, देखो मम्मा आ गई। तुम ये किसके साथ घूम रही हो? अब मम्मा आपको घुमाने ले जाएगी। नहीं मम्मी, अब मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं आपके लिए इतना रोई, आप आए नहीं। इतने दिन से यही आंटी घुमा रही हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राशि को कोई पछतावा नहीं होता। मन ही मन, अरे इसके भरोसे ही तो मेरे इस घर में रिटर्न पॉसिबल था।
अब लगता है इसके भी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो रोने का नाटक करने लगती है। अरे तुम तो ऐसा मत करो मेरी प्यारी बेटी, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तभी नितिन आ जाता है। हाँ सही बात है, हम देख ही रहे हैं कि तुम्हें हम सबकी कितनी फिक्र थी या है। वो समझ जाती है कि इन सब के सामने दाल नहीं गलेगी, अब उसे निशा के पास जाना पड़ेगा। वो निशा के पास जाती है। निशा तुम तो समझो ना, तुम भी एक औरत हो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये सब तुमने अपने हाथों से किया है राशि? अच्छा खासा परिवार है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, नितिन इतना अच्छा है और नायरा भी कितनी प्यारी है। तुम तो उसको भी छोड़कर चली गई। वो कितना रोती थी तुम्हारे लिए, ये मैं और नितिन ही जानते हैं। पर फिर भी अगर नितिन बोलेंगे मुझे उनकी जिंदगी से जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। तुम उनसे ही बात कर लो। राशि समझ चुकी होती है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। उसने अपना घर बिना कारण बर्बाद कर लिया है। वो अब चुपचाप बिना किसी से कुछ भी कहे सबकी जिंदगी से चली जाती है। राशि मन ही मन, निशा ठीक ही कह रही थी, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी सबके साथ रहना, मैं आराम से एडजस्ट कर सकती थी, पर अब कोई फायदा नहीं। अब मुझे इनकी जिंदगी से चले जाना चाहिए और इन सबको खुश रहने देना चाहिए।